क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा भी रेगिस्तान है जहां रेत के ठीक बगल में बर्फ से ढके पहाड़ खड़े हैं। रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमारे मन में तपती धूप और दूर दूर तक रेत की तस्वीरें आती हैं, लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं वो आपकी सोच को बदल देगा। यहाँ हर मोड़ एक नया नज़ारा है, कभी बर्फ से ढके पहाड़ तो कभी सुनहरी रेत का समंदर। एक ऐसा अनुभव जिसे सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बने रहिए घूम लो इंडिया के साथ और लेह से नुब्रा वैली के इस खूबसूरत सफ़र में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत जर्नी को। आज हम पहुंचने वाले हैं लेह, लेकिन अगर आपने हमारे लद्दाख सफ़र का पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें और उसे ज़रूर देखें, ताकि आप इस पूरे सफ़र की हर कहानी, हर एहसास और हर खूबसूरत पल को शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जी सकें। तो अब बिना वक्त गवाए चलिए निकलते हैं इस यादगार सफ़र पर। लेह पहुंचने के बाद हमारा पहला पड़ाव है हॉल ऑफ फेम। अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेना होता है और उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ म्यूजियम की नहीं बल्कि हमारे वीर जवानों के साहस और बलिदान की कहानी है। यहाँ की हर गैलरी, हर तस्वीर और हर यादगार दिल में गर्व और सम्मान का एहसास जगा देती है। अगर आप कभी लद्दाख आएं तो इस जगह को अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि देश के लिए जीने और मरने वालों का जज्बा भी महसूस होता है। हॉल ऑफ फेम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, इसका संचालन भारतीय सेना करती है और यहाँ आपको कारगिल युद्ध की असली यादें, सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, यूनिफॉर्म और कई दुर्लभ चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि यहाँ हर गैलरी आपको यह एहसास कराती है कि लद्दाख की खूबसूरती के पीछे हमारे जवानों का कितना बड़ा त्याग छिपा है। हॉल ऑफ फेम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बना है शांति स्तूप। यह लेह की सबसे प्रसिद्ध और शांत जगहों में से एक है। लगभग समुद्र तल से 3609 मीटर की ऊंचाई पर बना यह स्तूप पूरे लेह शहर और आसपास की वादियों का शानदार नज़ारा दिखाता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी दुनिया की सबसे प्राचीन नदियों में से एक मानी जाती है और भारतीय इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यही वह नदी है जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ और माना जाता है कि हिंद और हिंदुस्तान जैसे नाम भी इसी नदी से जुड़े हुए हैं। इस पवित्र नदी के किनारे खड़े होकर एक अलग ही सुकून और गर्व का एहसास हो रहा था। सिंधु नदी के किनारे कुछ खूबसूरत पल बिताने के बाद अब शाम हो चुकी थी और हम निकल पड़े लेह के लोकल मार्केट की ओर। यहाँ की छोटी छोटी दुकानों में लद्दाख की संस्कृति और स्थानीय जीवन की झलक देखने को मिलती है। हमने यहाँ से कुछ खूबसूरत ऊनी कपड़े खरीदे जो लद्दाख की कला और यहाँ के लोगों की मेहनत को दर्शाते हैं। इन कपड़ों में
सिर्फ गर्माहट नहीं बल्कि लद्दाख की संस्कृति और उनकी पुरानी परंपराओं की एक खूबसूरत कहानी भी छिपी हुई है। लेह में रात बिताने के बाद अब वक्त था इस सफर के सबसे रोमांचक दिन का। आज हम निकल रहे हैं नुब्रा वैली की ओर, लेकिन लेह से कुछ ही दूरी पर सबसे पहले आपके इनर लाइन परमिट की जांच होती है। अगर आपने पहले से ही परमिट नहीं बनवाया है तो इसे आप लेह डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की आधिकारिक साइट से ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसके लिए प्रति व्यक्ति आपको 400 रुपये की इन्वायरमेंटल फीस देनी होती है। साथ ही इस परमिट में दी गई सभी गाइडलाइंस का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि आगे आपका सफर होने वाला है दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासों में से एक खारदुंगला की ओर। परमिट की पूरी जांच होने के बाद अब हमारा असली सफर शुरू होता है खारदुंगला की ओर। जैसे जैसे हम खारदुंगला की ओर आगे बढ़ रहे थे, मन में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। लेकिन सच बताऊं, सबसे ज़्यादा डर भी इसी बात का था, क्योंकि हम पहली बार इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। खारदुंगला करीब 18,380 फीट की ऊंचाई पर है और वहां तक पहुंचने का सफ़र अपने आप में एक अलग ही एहसास देता है। ठंडी हवाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वो रास्ते हर पल हमें याद दिला रहे थे कि हम कुछ खास करने जा रहे हैं। डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि ये सफ़र हमेशा के लिए याद रहने वाला था। ये आज घूम लो इंडिया के साथ। खारदुंगला आज हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास पे। कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपको कोई सांस की दिक्कत या कोई सर दर्द कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे इसकी बहुत आदत है। अच्छा, आप बताइए। कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, खूब मजा आ रहा है। ऐसा कोई दिक्कत ना है कि वहाँ इतनी ऊंचाई पे है, ये होता है, ये होता है। आप बताओ, आपको कैसा महसूस हो रहा है लगभग 5400 मीटर की ऊंचाई पर आकर? अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं हुई है और बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पे जितना मजा आ रहा है उसको बता पाने के लिए मेरे पास बयां करने के लिए शब्द नहीं है। बस एक खामोशी है मन में और यहाँ चारों तरफ सिर्फ खामोशी खामोशी है। इन ऊंचे पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस करने से पहले कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है। लद्दाख परमिट में दी गई गाइडलाइंस को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है और इसी की वजह से AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इन पहाड़ों की खूबसूरती हर डर पर भारी पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ से ढके हुए पहाड़, सफ़ेद चादर में लिपटी हुई खूबसूरत घाटियाँ, आसमान से गिरती हुई बर्फ की फुहारें और चेहरे को छूती हुई ठंडी हवाएं। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने अपनी हाथों से इन जगह को सजाया हो और हमें ऐसी खूबसूरत याद देने के लिए बुलाया हो जिसे हम जिंदगी भर अपने दिल में संभाल कर रख सकें। कहते हैं पहाड़ों में गर्मा गर्म मैगी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। चारों तरफ बिछी हुई ताजी सफ़ेद बर्फ को देखकर हमने भी वही मैगी बनाने का फैसला लिया। पानी की जगह उसी ताजी बर्फ को कुकर में डालकर पिघलाने लगे, ताकि इसी से हमारी मैगी तैयार हो सके। भाई कैसे फूल गई? अब इन सारी जो प्लास्टिक है इन्हें कलेक्ट कर लेना एक जगह है, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं फेंकना। मैगी बना रहे हैं और हमने बर्फ को पिघलाया। आप देखते हैं मैगी कितनी देर में बनती है। और क्यों डालनी है? हाँ, सब डाल दो।
मैगी का मजा लेने के बाद अब हम निकल पड़े हैं नुब्रा वैली की ओर। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लद्दाख अपना एक नया ही रूप दिखा रहा था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें और बीच बीच में दिखे लैंडस्केप हर मोड़ पर ऐसा एहसास करा रहे थे मानो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये सफ़र ही हो। दिस्कित से होते हुए हम पहुंचते हैं हुंडर, और यकीन मानिए हुंडर का क्या ही नज़ारा था। दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाला ये नज़ारा। चारों तरफ सुनहरा रेत, हवाओं से बनते बिगड़ते ऊंचे ऊंचे रेत के टीले और उनके पीछे बर्फ से ढके विशाल पहाड़। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे रेगिस्तान और हिमालय एक ही फ्रेम में आ गए हों। फाइनली हम नुब्रा वैली में हैं और नुब्रा वैली के हुंडर में आए हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सैंड के बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है जैसे रेगिस्तान है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। थोड़ा आगे बढ़ते ही सामने बैक्टीरियन ऊँटों के कई झुंड दिखाई दिए। हर तरफ ऊँटों की कतारें थीं और उन पर बैठकर पर्यटक नुब्रा वैली के इस अनोखे कोल्ड डेजर्ट का भरपूर आनंद ले रहे थे। इस सुनहरी रेत पर ऊँट की धीमी धीमी सवारी और चारों ओर फैले बर्फीले पहाड़ इस अनुभव को और खास बना रहे थे। इन बैक्टीरियन ऊँटों के घने और लंबे बाल इन्हें न सिर्फ अलग पहचान देते हैं बल्कि नुब्रा वैली की कड़ाके की ठंड में इन्हें सुरक्षा और गर्मी भी रखते हैं। अगर आप नुब्रा वैली आएँ तो ऊँट की सवारी और रेत के टीलों के बीच फोटोग्राफी इन सब का आनंद ले सकते हैं। सच कहीं यहाँ की ठंडी हवाएं, सुनहरी रेत और ऊँट के साथ बिताया हर पल इस सफ़र को और ख़ास और यादगार बना देता है। हुंडर की खूबसूरत यादें अपने साथ लेकर अब हम वापस निकल पड़े हैं दिस्कित की ओर, क्योंकि आज की रात हमें यहीं रुकना था और साथ ही दिस्कित मोनेस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना था। नुब्रा वैली की ऊंची पहाड़ियों पर बसी दिस्कित मोनेस्ट्री सिर्फ एक मठ नहीं बल्कि शांति और अध्यात्म का एक खूबसूरत एहसास है। यहाँ मौजूद विशाल मैत्री बुद्ध की प्रतिमा इस जगह की खूबसूरती को और ख़ास बना देती है। दिस्कित मोनेस्ट्री लद्दाख की उस शांत जगहों में से एक है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। तो आज हम नुब्रा वैली में ठहरे हैं और आज हम सुबह लेह से निकले थे नुब्रा वैली के लिए। हुंडर घूम चुके हैं और आज हमने दिस्कित में रूम लिया है और आइए दिखाते हैं यहाँ पर लद्दाख में किस तरीके के रूम मिलते हैं। और आप वो जो रूम है वो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं नुब्रा वैली में, पैंगोंग में। तो दिखाते हैं दिस्कित में किस तरीके का रूम है। देखिए ये हमारा रूम है। हम 6 लोग आए हैं घूमने के लिए। तो एक बेड ये है और दूसरा बेड इधर है, दिखाते हैं। दूसरा बेड है इधर। तो हमने एक ऐसा कमरा लिया है जहां पर 2 बेड है और 3-3 लोग आराम से सो जाते हैं। प्राइस भी ठीक ठाक है, ना ज्यादा महंगा ना ज्यादा सस्ता। तो आज का सफर कैसा रहा साथियों? बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत मजेदार। अच्छा। मजा आया। तो कल कहाँ जाने वाले हैं हम? कल पैंगोंग पैंगोंग है नहीं? किस रास्ते से चलेंगे सर, कुछ पता है?
शोक नदी के किनारे वाले रास्ते से चलेंगे। उसके 3-4 रास्ते हैं इधर से, ऐसा सुना है मैंने, लेकिन मैंने जो स्टडी करी है उसके अनुसार शोक नदी वाला रास्ता है। उसी से चलेंगे, बढ़िया होगा तो। हाँ, लेकिन 230 किलोमीटर का रास्ता है सर। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे वीडियो में होने वाला है एक और रोमांचक सफ़र, जहां हम निकलेंगे नुब्रा वैली से आगे और देखेंगे लद्दाख के कुछ और अनदेखे खूबसूरत नज़ारे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जगह और नए सफ़र के साथ।